हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल इज वेल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, अनदर चैप्टर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ जर्नल लॉज। हम लोग आज इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 विच टॉक्स अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगेन, after civil procedure code, when we have discussed in chapter number 8, we talked about Indian penal code, right? Now we're going to talk about criminal procedure code. यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज हो रहा है? कोड हो रहा है। एंड अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाई एक्ट यूज नहीं हुआ है, कोड यूज हुआ है, तो आई नो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। और आंसर क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं एक्ट यूज हुआ है, एक बार और बता देती हूँ। देखो, जब भी कुछ चीज इनैक्टमेंट के थ्रू आती है, दैट मीन्स बिल, मेरा एक्ट कैसे बनता है, बिल जाता है मेरा पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है दोनों हाउसेस में, वहां से जब उसको कंसेंट मिलता है वो मेरे प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन फिर वो क्या बनता है, एक एक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं पास बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, मेरे पार्लियामेंट में इनैक्टमेंट के थ्रू एक एक्ट बना है, वो क्या है, वो मेरे एक्ट्स होते हैं, लाइक कंपनीज एक्ट। ठीक है, कोड हमने बोला। अच्छा फिर, अच्छा एक और बात बताओ, अभी तो हमने बोला एक्ट ऐसे बनता है, ऑर्डिनेंसेस कैसे होते हैं? पढ़ा था ना ऑर्डिनेंसेस क्या होता है। देखो, हम ऑर्डिनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनेंसेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आई होप आपको याद है कि जब दोनों हाउसेस में से कोई एक हाउस या दोनों हाउस प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड मेरे प्रेसिडेंट को, अगर मैं 123 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 123, उसमें क्या है कि अगर मेरे प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई मैटर इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, इस टाइम के लिए उस पर लॉ होना जरूरी है, तो वो विदाउट, मतलब दोनों हाउसेस, अगर कोई एक हाउस भी नहीं है या दोनों नहीं है सेशन के अंदर, तो मेरा प्रेसिडेंट उस पे क्या ला सकता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑर्डिनेंस ला सकता है, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और हमें ये भी पता है आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर भी सेम जो मेरा प्रेसिडेंट काम कर सकता है वही मेरा गवर्नर भी कर सकता है। तो एक होता है एक्ट, दूसरा हो गया ऑर्डिनेंसेस, एंड तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पे कोड। कोड को हमने क्या पढ़ा कि भाई कोड हम किसको कहते हैं, जो पुराने टाइम से ऑलरेडी चीजें चलती आ रही थी। ठीक है, हमारा देश जब आजाद हुआ उससे पहले जो चीजें चलती आ रही हैं, अब मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जर्नल मीनिंग बता रही हूँ, तो क्या उन सारी चीजों को हमने एक जगह कोडिफाइड कर दिया, एक जगह लिख दिया। कोई नई चीज हम नहीं लेके आए, लेकिन ये जो हमारे, जैसे मानो क्राइम को लेके ये सजाएं दी जाती थी, इस तरीके से पेनलाइज किया जाता था, इन चीजों को क्राइम माना जाता था, पहले से ही माना जाता था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन छोटी छोटी बातों को एक जगह ले आए और हमने बोल दिया ये कोडिफाइड फॉर्म में है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिविल प्रोसीजर कोड। एंड जब हम बात करते हैं सिविल एंड क्रिमिनल की, तो हम पहले भी काफी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। सिविल मैंने बोला कि भाई मेरी राइट्स, या मैं बोलूं कि बेसिकली मेरे राइट्स के बारे में, सिटीजन्स की राइट्स, ठीक है, उसको उनके अधिकार के बारे में जो कानून बना है वो क्या है, वो मेरा सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, कि अगर मुझे मेरे हक का नहीं सम्मान मिलता है, हक की मैं अपनी लड़ाई अगर लड़ना चाहूँ तो मैं सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू जा सकती हूँ। बट अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, एक क्राइम होता है, चोरी होती है, डाका डलता है, मर्डर होता है, थेफ्ट, ये सारी चीजें होती हैं, तो हमने बोला ये है क्राइम, इसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर डील करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस बताना चाहूँ तो सपोज एक लैंड है, ठीक है, वो मेरा लैंड है, उस पे किसी और ने कब्जा कर रखा है। ठीक, मैं कोर्ट के पास, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसपे मैं दोनों चीजें, मतलब मेरी चॉइस है, मैं सिविल के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहूँ या क्रिमिनल पे जाना चाहूँ। ठीक है, तो एक पर्सन ने मेरे लैंड पे कब्जा कर रखा है, अब वो लैंड मेरी है, वो उस पे कब्जा करके बैठा है, तो या तो मैं सिविल प्रोसीजर कोड में इसके लिए जा सकती हूँ कि वो लैंड मेरा है, उस पर्सन से खाली कराया जाए, एंड जितने टाइम के लिए उसने वो ऑक्यूपाई करके रखा था उसके लिए मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी राइट के लिए लड़ रही हूँ, जो मुझे लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए बोल रही हूँ। तो मैं ये मैटर किस में लेके जाना चाह रही हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, वो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है, इसलिए उसको जेल होनी चाहिए, ये जो काम उसने किया, ये प्रॉपर्टी मेरी है, कोई और इस पे कैसे बैठ सकता है, तो उसके लिए उसको जेल पे मतलब
जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, फाइन लगना चाहिए। तो ये क्या बात आ गई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात आ गई। जब मैं एक मैटर से रिलेटेड उस आदमी, उस पर्सन को बेसिकली सजा दिलवाना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो क्रिमिनल हो गया। जहां मैं अपने राइट के लिए लड़ रही हूँ कि ये मेरा घर है, मुझसे खाली करा के ये मेरा घर है, मुझे इस पे रहने का अधिकार है, और जितने दिन वो इस पे रहा है मुझे मॉनेटरी टर्म्स में वो कॉम्पेंसेट करे। तो कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जहां हम दोनों कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ, जैसे मैंने बता दिया, वो मैटर की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, कौन सा मतलब क्रिमिनल पे है तो उस पर क्या सजा हो सकती है, कितने टाइम की सजा हो सकती है, एंड फिर सब्जेक्ट मैटर मेरा क्रिमिनल पे जाना बनता है या फिर सिविल पे जाना बनता है। तो इससे पहले हमने अपने चैप्टर नंबर 9 में, ये चैप्टर नंबर 10 है, हमने चैप्टर नंबर 9 में बात करी थी इंडियन पीनल कोड के बारे में। अब हमने क्या बोला, इंडियन इंडियन पीनल कोड एक सब्सटैंटिव लॉ है, मतलब इस जो आप गुनाह कर रहे हो उसकी सजा बताने वाला कौन सा लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ है, जहाँ पे गुनाहों के हिसाब से सजा लिखी हुई है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो मेरा सब्सटैंटिव लॉ हो गया, जो मेरा आईपीसी था, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करूं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब नाम में क्या आ रहा है, प्रोसीजर, मतलब ये हमें बताता है कि अगर क्राइम हुआ है तो उसको किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी जाएंगी, क्या कब इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पे चालू होगी, इंक्वायरी कब होगी, ट्रायल्स कब कब कंडक्ट किए जाएंगे, क्या क्या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके मैं मेरे कोर्ट से, मेरे जज से डिसीजन तक पहुंच सकती हूँ। तो जो प्रोसीजर डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर क्राइम है, इसकी ये, अगर आप इसको रिजॉल्व कराना चाहते हो तो उसका ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो वो मेरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ, एंड इसकी सजा हम हमेशा क्या बोलते हैं, कहाँ है, बेसिकली आईपीसी में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, ऑफेंस, इस पे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशंस पे, ठीक है। ऑफेंस हम किसको बोलते हैं, बोला डिफाइंस द वर्ड ऑफेंस टू मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर पनिशेबल माना गया है, दैट मीन्स आपने कोई ऑफेंस किया है। एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। एक लॉ के अंदर हमने बोला चोरी एक ऑफेंस है, क्योंकि चोरी हमने अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थेफ्ट इंक्लूड किया है, और हमने बोला अगर कोई चोरी करता है, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कितने अमाउंट की चोरी हुई है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, बट देन उसकी सजा डिफाइंड है। तो मतलब आपने क्या किया, एक ऐसा काम जिसकी सजा ऑलरेडी हमारे एक लॉ के अंदर लिखी है, दैट मीन्स आपने ऑफेंस किया है। मेंस रिया आई डोंट थिंक मुझे वापस से उतना ही समझाने की जरूरत है, क्योंकि आईपीसी की बात करूं, ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी काफी अच्छे से मेंस रिया के ऊपर डिस्कशन करके आए हैं, आपको याद होगा। एंड आई अज्यूमिंग दैट कि आप ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ये इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। कई बच्चों को देख के क्या लगता है कि यार पहले ना क्राइम के बारे में पढ़ लेते हैं, तो वो पहले क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, फिर उन्हें लग रहा है कि अच्छा अब क्या पढ़ें, अब सिविल पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे आर्बिट्रेशन, फिर पढ़ लेंगे आईपीसी। नहीं, जिस सीक्वेंस में मैं आपको क्लासेस देती हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़िए। एंड ऑब्वियसली हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिकली मॉड्यूल के चैप्टर वाइज ही हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और वही एक फ्लो बना के चलिए, ये नहीं कि रैंडमली एक ये चैप्टर पढ़ लिया फिर दूसरा लास्ट से स्टार्ट कर दिया, नहीं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि सिविल प्रोसीजर, आईपीसी, क्रिमिनल, ये तीनों को एक साथ पढ़ना है, मतलब वन बाय वन, तो आपका फ्लो बना रहेगा, टर्म्स आपको इंटर रिलेटेड दिखेंगे, मतलब कुछ होते हैं कि इधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, और मैंने क्या बोला था, बैड इंटेंशन, ठीक है। गिल्टी माइंड या बैड इंटेंशन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीनल लाइबिलिटी इज एम्बॉडीड इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसेट रियम मेंस सेट रिया। हमने क्या बोला था कि मेंस रिया की जब भी मैं बात करती हूँ, गिल्टी हमारी इंटेंशन तो है, प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, एक्टस रिया,
एक्टस रियस, मतलब गिल्टी एक्ट भी होना चाहिए। इन दोनों को मिला के ही क्राइम होता है, ठीक है। एन एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन, ठीक है। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंशन, बैड इंटेंशन प्लस आपने वो गिल्टी एक्ट भी किया हो। Unless an act is done with a guilty intention, it will not be a criminal punish. It will not be criminally punishable. The general rule is to be stated is there must be a mind at fault before there can be a crime. Crime करने से पहले आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, वो एक गिल्टी इंटेंशन मानी गई है। Thus, mens rea is an essential ingredient in every criminal offense. And हमने exceptions पढ़े थे ना, I'm not going back to the IPC, but अगर मैं यहाँ आपसे कुछ बोल रही हूँ कि mens rea के कितने exceptions थे, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाने चाहिए कि यहाँ इन 4 केसेस में mens rea नहीं भी होता है तो भी ये पनिशेबल माना जाता है। अब वो क्या है, याद है तो वेरी गुड, आप अच्छे से पढ़े हो, नहीं है तो यहीं रोक दो वीडियो को, मत पढ़ो ये चैप्टर जब तक पहले कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। गो बैक टू आईपीसी, रीड इट इन द सेंस कि पढ़ो, नोट्स जो आपने बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो उनको रेफर करो, लिख के प्रैक्टिस करो, समझो, फिर यहाँ आओ। बच्चों को बहुत जल्दी होती है कि मैम क्लासेस नहीं आ रही, बट अगर मैं किसी से भी एक बार टेस्ट लेने लग जाऊँ ना कि चैप्टर 1 का आज मैं टेस्ट ले रही हूँ, तो उसको वो चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग सिर्फ सुनने के लिए वीडियो सुन लेते हैं, बट हम एक्चुअली, मैं अपनी भी बात करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ, मुझे पता है मुझे पढ़ना है, पढ़ लिया, पर ध्यान कहीं और है तो वो चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब ये टाइम भी वेस्ट हुआ और फिर वापस से मुझे समझना पड़ेगा, वो टाइम भी वापस से वेस्ट हो रहा है। सो एक ही बारी में इस हिसाब से पढ़ो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका लिटरली मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। कोई आपको पूछ लेना सिविल प्रोसीजर कोड में क्या है, क्रिमिनल में क्या है, मेंस रिया क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, आप बताने लायक अगर पोजीशन में हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो वापस जाओ, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। देखो, एक बात और बोल रही हूँ, दो थोड़ा खिंच रहा है ज्ञान, बट स्टिल, कि जब तक मेरा एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि मैं अपने आप ही रिकॉल करने की अगर कोशिश कर रही हूँ और मुझे समझ में मतलब मैं, जैसे मैंने बोला मेंस किया तो मुझे वो चार्ट्स आ गया और मुझे पता है कि किसके अंदर क्या पॉइंट्स, भले मुझे आते हैं, बट मुझे अगर अंदर का लिखना नहीं आता तो ये बीकॉम नहीं है कि मैं अपने मन से अंदर फिल आउट कर लूंगी, बुलेट पॉइंट रट के चली जाती हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, इससे ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकती हूँ। तो पहले एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, देन जंप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, इससे आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। नाउ कम्स बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मतलब आपने क्राइम किया है, ठीक है, आपको, आपका जो क्राइम है ना उसकी ग्रेविटी उतनी इंटेंस नहीं है। जैसे मैं बोलूँ बेलेबल की, अगर मैं बात करूँ, मान लो आपने चोरी करी है, चोरी आपने क्या किया है, किसी के घर, अब अगर बहुत लार्ज अमाउंट की चोरी करी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें चुरा के ले गए हो, वो एक अलग चीज है। मैं बोलती हूँ सिर्फ फोन की अगर किसी ने चोरी करी है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है, बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम इज नॉट दैट डीपर, ठीक है, कि छोटा क्राइम था तो वो बेलेबल है। एंड जो, जैसे मैं बोलती हूँ मर्डर, मर्डर क्या है कि भाई ऑब्वियसली मर्डर की इंटेंसिटी समझो, एक पर्सन की जान आपने ले ली, वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है आपकी वजह से, तो कितना घोर अपराध जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी जितनी ज्यादा है क्राइम की, उस वो किस में फॉल होता है, नॉन बेलेबल, कि आपको बेल नहीं मिल सकती है जब तक पूरा केस पे सुनवाई ना हो जाए। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, कि भाई क्राइम पे डिपेंड करता है कौन सा मेरा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। वो कहाँ मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम being in force। बेलेबल का एग्जाम्पल, बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, मतलब आप कुछ ऐसा 4-5 लोग मिल के, मैं बोलती हूँ कि आप पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे हो, ठीक है, राइट्स होने वाली है, अब आप मेन उसमें नहीं हो, आपने पूरी चीज प्लान नहीं करी, लेकिन आप उसका एक
पार्ट हो, ठीक है। तो आप एक अनलॉफुल असेंबली का अगर मेंबर बनते हो तो आप एक बेलेबल ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है। राइट्स का पार्ट बनते हो, धरने पे बैठते हो, ठीक है। जो मतलब ऑब्वियसली धरने पे दूसरी पार्टी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है सो है, आपके हिसाब से वो चीज होनी चाहिए इसलिए आप धरने पे बैठे हो, लेकिन दूसरी पार्टी के हिसाब से वो चीज होना सही नहीं है। आप लोगों को भड़का रहे हो, ट्रैफिक जाम कर रहे हो, पब्लिक की डे टू डे लाइफ में आप एक तरीके का हर्डल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सजा होगी, लेकिन वो एक छोटा क्राइम है तो वो बेलेबल है। आप जाओगे जेल में, आपकी बेल आराम से हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब the term non-bailable offense does not mean an accused person cannot get bail under any circumstances। ये नहीं मतलब है कि फिर उसको बेल ही नहीं मिलेगी, वो हमेशा जेल में सड़ेगा। हमने बोला नहीं, मिलेगी बेल, लेकिन हम बोलते हैं ना केस आपकी सुनवाई होने से पहले ही आप जेल से बाहर आ गए हो, हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, वो नहीं होगा। इस नॉन बेलेबल में आपके जब तक केस का फाइनल डिक्री डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपको बेल नहीं हो सकती है। लेकिन जब मैं नॉन बेल की बात करती हूँ मतलब होगी, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस आर ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल ऑफेंस ऑफ मर्डर। आपने किसी का खून कर दिया है, वो मर्डर है। आपने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है, ऑब्वियसली कितने लोग उसमें मरे गए, वो भी एक काइंड ऑफ मर्डर ही है। तो आपकी आपके क्राइम की ग्रेविटी, सीरियसनेस पे डिपेंड करता है वेदर आपने बेलेबल क्राइम किया है या नॉन बेलेबल किया है। डिफरेंस, अच्छा अब इस चैप्टर में अगर मैं मुझसे कोई पूछे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैम यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन है आपका, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बोलूँगी यहाँ से डिफरेंसेस बहुत आ सकते हैं। मतलब अगर इस चैप्टर से थियोरेटिकल की बात करूँ तो एक दो सेक्शंस हैं जहाँ से आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, मतलब 110% एक दो डिफरेंस यहाँ से आना ही आना है। प्लस यहाँ पे केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी कम आती है बट आ सकती है, आप इसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर इन सिविल प्रोसीजर आईपीसी में डिफरेंस थे बट केस स्टडी और थ्योरेटिकल पे ज्यादा एम्फोसिस था, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस ही आएंगे और केस स्टडी भी आ सकती है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो होगा आपका वो एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ा कम है, ठीक। तो चलो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं इन केस ऑफ बेलेबल। अच्छा अब यहाँ पे ये डिफरेंस आया तो हमें कैसे प्रेजेंट करना है अपना आंसर, हम अपना आंसर सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे दोनों चीजें, डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे एंड एक एक एग्जाम्पल भी कोट करेंगे। दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। तब जाके आप समझ लेना आपने पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन ढंग से प्रेजेंट किया। डेफिनेशन मिसिंग है, एग्जाम्पल मिसिंग है, मतलब 2 मार्क्स तो आपके ऐसे ही गए। अब 4 में से भी 2 की अगर मैं बात कर रही हूँ वो भी डिपेंड करता है कि आपने क्या लैंग्वेज लिखी है, ऑब्वियसली कितना सही और कितना गलत है। इन केस ऑफ अ बेलेबल इट्स बाइंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अच्छा इन्वेस्टिगेट कौन करता है, पुलिस करती है, ठीक है। टू ग्रांट बेल, वाइल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस द पुलिस डू नॉट ग्रांट बेल, द डिसीजन टू ग्रांट बेल मे बी टेकन बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ जज ओनली। अब एक और बात जो एज फॉर योर नॉलेज पता होनी चाहिए कि अगर मैं पुलिस की बात कर रही हूँ और मैं जुडिशरी की बात कर रही हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस है। पुलिस को हम बोलते हैं ये नॉन जुडिशियल काम करते हैं, नॉन जुडिशियल, वेयर इन जुडिशरी एज द नेम सजेस्ट ये जुडिशियल काम करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि नॉन जुडिशियल में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ गया, ठीक। पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करके चलती है, मेंटेन करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करती है। वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है, लॉ एंड ऑर्डर में हर चीज आ गई, सिविल भी आ गया, क्रिमिनल भी आ गया, ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेरे इस एरिया का ब्रेक होता है
तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वो एक नॉन जुडिशियल काम करें। उसके बाद क्या होगा आपके साथ, वो जजेस, वो मेरे कोर्ट के प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे डिपेंड करता है। तो क्या बोला, बेलेबल जब ऑफेंस होता है वो बाइंडिंग होता है अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू ग्रांट बेल। मतलब अगर किसी ने बहुत छोटा क्राइम की, मैं बोलती हूँ फोन की चोरी करी है, वो बंदा जेल में पकड़ा गया, पुलिस का काम था पकड़ना, पुलिस पकड़ के उसको जेल के अंदर ले आई। अगर वो बेल की डिमांड करता है तो फिर पुलिस को उसको बेल देनी ही होगी। ऑब्वियसली प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो प्रोसीजर अलग हुआ, मतलब पूरे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करके पूरी प्रोसीडिंग के साथ अगर वो बेल के लिए अप्लाई करता है, वो या उसका एडवोकेट या उसको कोई जानने वाला पर्सन, तो फिर पुलिस को बेल देनी पड़ेगी क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था। ठीक, नॉन बेलेबल के केस में पुलिस आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकती है जब तक उनके पास हायर अथॉरिटी, मतलब जुडिशरी से ऑर्डर ना हो। जैसे मैंने बोला मैजिस्ट्रेट से, जजेस, मतलब उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि पुलिस आपको बेल देगी या नहीं देगी, क्योंकि नॉन बेलेबल में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, जजेस या मैजिस्ट्रेट के पास है। अगेन, जब मैं बेलेबल की बात करती हूँ, ये आपकी राइट है, बेल मांगना, ठीक है, बेल मिलना आप एज अ राइट क्लेम कर सकते हो कि मेरी राइट है कि मुझे मेरा ऑफेंस इतना इतना सीरियस नहीं है, हिरेनियस नहीं है, जो मुझे बेल ही ना मिले। तो आपके पास अपनी राइट है बेल मांगने की, अगर आप बेलेबल क्राइम करते हो तो, बेलेबल ऑफेंस करते हो, नॉट क्राइम, ठीक है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल एज अ राइट नहीं दिया जाता, क्योंकि आपके जो आपने काम किया है वो इतना सीरियस है कि आपको उस पर बेल नहीं मिल सकती। तो बेलेबल ऑफेंस आप अपनी राइट के तौर पे मांग सकते हो, नॉन बेलेबल आप ऑब्वियसली आपकी बेल आपकी राइट नहीं है। In case of bailable, if the accused produces proper surety after his arrest and fulfills other conditions, it is binding upon the investigating officer to release him. While in case of non-bailable offence, investigating officer must present the accused before the judicial magistrate judges concerned within 24 hours of the arrest, and at that time the accused has a right to apply for bail himself or through representative or lawyer. जैसे मैंने बोला, बेल मिलती है, आप अपने अपना पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट किए, प्लस आप उसमें ये लिख के देते हो कि अगर मुझे कल को कोर्ट में बुलाया गया किसी भी टाइम पे किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, तो मैं वहां पे प्रेजेंट होऊंगा। आप खुद अश्योरिटी देते हो, और अगर आपको कोई बेल दिलवा रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका एडवोकेट, ठीक है, तो फिर वो ये गारंटी लेता है कि जब भी कोर्ट इस पर्सन को बुलाएगा ये वहां पे मौजूद रहेगा। ठीक है, तो बेल में हमने बेलेबल में क्या बोला, प्रोड्यूसेस प्रॉपर श्योरिटी आफ्टर हिज अरेस्ट एंड फुलफिल्स a non-bailable in other conditions, it's binding upon the investigating officer to release him। लेकिन जब हम नॉन बेलेबल की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो मेरे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको आपने क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उनको विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, कि अगर मैंने आपको आज अरेस्ट किया है, अभी किया है, तो अगले दिन के, मतलब 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले मुझे आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है विद इन 24 आवर्स। फिर मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आप बेल को अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि पावर उनके पास है, मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास नहीं है। ठीक है, एंड जब हम बोलते हैं विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, दैट मीन्स जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है, मान लो मैजिस्ट्रेट का जो जहाँ पे भी मुझे जाना है वो मेरे, मतलब जहाँ पे आप अरेस्ट हुए वहाँ से 5-7 घंटे दूर है, ठीक है, तो हो सकता है आपको 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसमें से क्या हटा देंगे, ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम 24 घंटे की बात करते हैं। ठीक, similarly, if the accused has subjected to any misbehave by police after arrest, he has the opportunity to complain against the same before the judicial magistrate or judge। क्या बोलता है कि if the accused has subject to any misbehavior by police, पुलिस आपसे सही तरीके से बिहेव नहीं करी, और मैं बोलूँ कि अगर कोई फीमेल को अरेस्ट किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शाम में 6 बजे से सुबह आई गेस 7 या 6 बजे तक आप किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, या मैं बोलूँ मिसबिहेव कर रहे हो किसी भी पर्सन के साथ,
टॉर्चर मतलब बेमतलब टॉर्चर किया जा रहा है, गंदे तरीके से बिहेव करो, जबकि आप उनके सारे जवाब दे रहे हो, तो फिर आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हो बिफोर द मजिस्ट्रेट और अ जज। समझ में आया? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नाउ कम्स कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रही हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब क्या है, ये पिक्चर से समझ में आ रहा है, मतलब सीरियस नेचर का क्राइम है, सीरियस क्राइम है। जैसे आप एक पर्सन को गोली मार रहे हो, ठीक है, उसको मान लो पत्थर से मार रहे हो, और किसी भी कुछ ऐसा क्राइम जो बहुत सीरियस है, गला दबा के मार रहे हो, ठीक है, और पेट्रोल से जला रहे हो, कुछ भी ऐसा क्राइम जो सीरियस नेचर का है, वो मेरा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ठीक, जो मेरा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो मेरा नॉन बेलेबल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ सीरियस लिखा था, आपको समझ आ जाना चाहिए कि नॉन बेलेबल, हमने अभी डिफरेंस पढ़ा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, वहां पे हमने क्या समझा कि मेरा जो नॉन बेलेबल है वो सीरियस क्राइम है, कॉग्निजेबल भी सीरियस क्राइम होता है। तो मतलब क्या हुआ, जहां पे सिर्फ कॉग्निजेबल लिखा है, तो वो हम अगर बेल की बात करें तो आगे उस पर नॉन लग जाएगा, मतलब क्या, नॉन बेलेबल हो जाएगा। मैंने ऐसे याद किया था, आई डोंट नो, अगर आपको कोई और तरीका समझ में आता है तो कर सकते हो। नॉन कॉग्निजेबल की मैं बात करूं, ऑलरेडी नॉन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये बेलेबल है। एक बार समझ लो अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद ये आप लॉजिक समझ जाओगे। मैंने क्या बोला, जो कॉग्निजेबल है, ठीक है, सिर्फ कॉग्निजेबल लिखा है, तो उसके आगे मैं क्या लगा दूंगी, नॉन बेलेबल। ठीक, जहां पे ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंस में है, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, बेलेबल। मतलब क्या, नॉन कॉग्निजेबल मेरा उतना सीरियस क्राइम नहीं है, छोटा क्राइम है, तो वो क्या है, बेलेबल है। कॉग्निजेंस मेरा नॉन बेलेबल है। ठीक, अब पढ़ते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। बोलता है कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर एज पर द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कैन अरेस्ट द कन्विक्ट विदाउट अ वारंट। मतलब क्या हुआ कि ये इतना सीरियस नेचर का क्राइम है जहां पे आपको पुलिस अरेस्ट करने से पहले वारंट भी भेजती है। ठीक है, वारंट इशू नहीं हुआ है, आप ऑन द स्पॉट, पुलिस आती है, कुछ ना पूछती है, ना कोई डॉक्यूमेंट पकड़ाती है, सीधा आपको उठाती है और जेल के अंदर डाल देती है। तो मतलब क्या हुआ, कैन अरेस्ट द कन्विक्ट, जिसने गुनाह किया है, विदाउट अ वारंट, वारंट के बिना भी आपको अरेस्ट करा जा सकता है, एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। फाइन, हमने क्या बोला, देखो जब किसी के साथ कोई क्राइम होता है, या तो वो एफआईआर लिखवाता है, ठीक, या फिर वो मजिस्ट्रेट के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के पास, अपने एरिया के मजिस्ट्रेट के पास, और अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन लिखवाता है। दो ही होता है कि या तो हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, या मैं पुलिस में जाके एफआईआर लिखवाऊंगी। ये दो ही केसेस में आप, मतलब दो ही केसेस के थ्रू कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ है कि अगर मैं मजिस्ट्रेट के पास जा रही हूँ, तो वहां से फिर अगर उनको समझ में आता है कि हाँ ये इस पर्सन के साथ गलत हुआ है, तो वो पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि इनका केस रजिस्टर किया जाए, इनके साथ ये क्राइम हुआ है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर पुलिस को वहाँ ऊपर से ऑर्डर आए, या पुलिस को खुद लगता है कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक सीरियस क्राइम हुआ है, तो उनको अपने ऊपर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्ट से ऊपर नहीं, क्योंकि दोनों अथॉरिटीज ऑब्वियसली पैरेलल होती है, बट कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको आके अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट। हाँ, so cognizable offenses are generally serious in nature, such as murder, rape, kidnapping, theft, dowry death. Dowry death, लड़कियों सुन लो, dowry death in the sense कि भाई अगर आपको कल आपकी शादी होगी, भले वो लव मैरिज हुई हो, अरेंज हुई हो, वट, ठीक है, आपकी शादी होगी और आपको उस घर में जाके मतलब लड़के के घर में जाके टॉर्चर किया जा रहा है फॉर डाउरी,
या किसी भी तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, बेसिकली ये लेके कि भाई तुमने इतना पैसा नहीं दिया या तुमने जो दहेज दिया वो कम था, और उस वजह से वो आपको जला देते हैं, मार देते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो वो भी एक क्या है, कॉग्निजेबल क्राइम है, नॉन बेलेबल क्राइम है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक सीरियस नेचर का क्राइम है, so the first information report is registered only in cognizable crime, मतलब जब कोई सीरियस नेचर का क्राइम होता है, ठीक है, तो ही पुलिस एफआईआर लिखती है। आजकल तो क्या है कि भाई अगर आप केस लेके जा रहे हो, पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो जीरो एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट है कि आपको ये होता है ना कि भाई वो लोग बोलते हैं जिस एरिया में क्राइम हुआ उसी पुलिस स्टेशन में आप जाओ, ठीक है। आपने सपोज अभी क्राइम हुआ मेरे जहाँ, सपोज क्राइम कहीं और हुआ, और आप चले गए किसी और पुलिस स्टेशन में, तो वो बोलता है मैं केस रजिस्टर नहीं करूंगा, तो आप ये बता सकते हो कि आजकल जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये हटा दिया गया है कि जहाँ पे आपकी क्राइम हुआ है वहीं पे रिपोर्ट होनी चाहिए। बोलो ऐसा नहीं है, आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, पर हमने क्या बोला कि एफआईआर रजिस्टर्ड किसके लिए होती है, कॉग्निजेबल क्राइम्स के लिए ही रजिस्टर होती है, सीरियस नेचर के क्राइम के लिए ही एफआईआर रजिस्टर होती है। Then, under section 154 of CRPC, a police officer is bound to register an FIR in case of cognizable crime. He can also conduct some kind of preliminary inquiry before registering the FIR. Obviously, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत इंक्वायरी करते हैं, तब जाके वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं। इन दीज ऑफेंसेस अ कन्विक्ट इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट इन द स्टिपुलेटेड टाइम। की एलिमेंट्स क्या है कॉग्निजेबल के, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। देखो अब यही पैराग्राफ वाली चीज को ब्रेक करके लिखा है, तो अगर आप ऐसे भी वहां पे एग्जाम में लिख के आते हो, ऑब्वियसली की एलिमेंट्स मत लिखना, बट देन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इस तरीके से डिफाइन करके आते हो, वेल एंड गुड, सही है। And such cases, after the arrest has been made, the accused will be produced before the magistrate and he may require the police officer to investigate the matter. After investigation, if the case is made out, ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है हाँ गलत हुआ है, क्राइम हुआ है, तो चार्जशीट प्रिपेयर होगी, ठीक है, एंड द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर अरेस्ट। During the pendency of trial, bail application can be moved before the concerned magistrate. हमने पहले क्या बोला, कॉग्निजेबल है तो नॉन बेलेबल है, ठीक है, बट हमें पता है नॉन बेलेबल के लिए मुझे मेरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास बेल की एप्लीकेशन नहीं फाइल करनी होती, मुझे कहाँ फाइल करनी होती है, अपने मजिस्ट्रेट के सामने। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, बट बेसिकली हम इनको नॉन बेलेबल ही मानते हैं क्योंकि सीरियस नेचर के क्राइम एंड सीरियस हमने क्या बोला, नॉन बेलेबल होते हैं। आप अपने आएगा यहाँ से क्वेश्चन, आप कैसे लिख के आओगे, देखो ठीक है, अब पहले ये पूरा पैराग्राफ लिख के आना, फिर उसके बाद आप एलिमेंट्स मेंशन कर देना, सिर्फ एलिमेंट्स पे मत जाना, जैसे मैंने अभी बोला मत करना, वैसे आप पहले इसको डिफाइन करना, जैसे अभी यहाँ पे डिफाइंड हुई है, उसके बाद आप इसके एलिमेंट्स भी लिख के आ सकते हो। देन कम्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, पिक पॉकेटिंग हो गई, ठीक है, आपका पर्स ले लिया, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ये छोटे छोटे जो क्राइम्स होते हैं इनको हम नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं, बिकॉज इनकी ग्रेविटी या सीरियसनेस उतनी डेंस नहीं होती है। अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस लिस्टेड अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आईपीसी एंड इज बेलेबल इन नेचर। तो जब यहाँ बेलेबल लिखा है तो ऊपर हमें क्या समझ में आता है कि वो नॉन बेलेबल है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज विदाउट द वारंट। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जब मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलती हूँ तो पुलिस आपको विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकती है, कि आपने इतना बड़ा क्राइम किया है कि आपको वारंट देने की जरूरत नहीं है, आए और अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस आपको बिना वारंट दिए अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। एज वेल कैन नॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वहां पे एग्जैक्ट उल्टा था कि कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे बोलते हैं नहीं, वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते और कोर्ट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं होगी। द क्राइम सच एज फॉर्जरी, चीटिंग, डिफॉर्मेशन, पढ़ा था ना डिफॉर्मेशन की भाई मेरी
मेरा नाम इतना, मुझ पे गलत इल्जाम लगा के मेरे नाम को पब्लिक में खराब किया जा रहा है, ठीक है, उसको डिफेम किया जा रहा है. पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स. In this type of crime, a criminal complaint is lodged with the metropolitan magistrate who is supposed to order the concerned police station to initiate an investigation. ठीक है. अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो मेरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, अदरवाइज मेरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इन पे हम कंप्लेन करते हैं. और फिर वो पुलिस को आपके मतलब ऑब्वियसली इनके ऑर्डर से पुलिस को बोला जाता है कि भाई कंसर्न पुलिस स्टेशन में कि इस पर्टिकुलर ये क्राइम हुआ है, इस पे आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो. The police officer is supposed to file a charge sheet with the court which is followed by a trial. जब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी खत्म कर लेते हैं फिर वो एक चार्ज शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी है उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है. फिर वो मैजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं. मैजिस्ट्रेट ऑब्वियसली उसका एनालिसिस करता है, चेक करता है कि भाई क्या क्या चार्जेस हैं, क्या एक्चुअली में क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, और अगर उन्हें लगता है हाँ, या मैं बोलूँ इन्वेस्टिगेशन, आप इसको चार्ज शीट को मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है. तो अगर वहाँ पे हमें मेरे जज, मेरे बेसिकली मैजिस्ट्रेट को अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो उस पर फर्दर इंक्वायरी की बात बोल सकता है, ठीक है. फिर मेरा ट्रायल चलता है. जब इंक्वायरी कंप्लीट होगी फिर फॉलोड बाय अ ट्रायल. आफ्टर द ट्रायल इफ द अक्यूज इज फाउंड गिल्टी, ट्रायल बेसिकली मीन्स कोर्ट के सामने जो आपकी हियरिंग्स वगैरह होती है उसको हम ट्रायल बोलते हैं. द कोर्ट पासिस द ऑर्डर टू इशू द वारंट टू अरेस्ट द अक्यूज. उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि आप अरेस्ट होने चाहिए या नहीं, ठीक है. वो फिर कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है. अगर अरेस्ट वारंट उन्होंने इशू किया है तो फिर वहीं से पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है. Key elements क्या है? Non-cognizable offences are those where a police officer cannot arrest without a warrant. In such offences for arrest, all steps have to be fulfilled. क्या? Filing of FIR. आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, मजिस्ट्रेट फिर आपको फर्दर पुलिस को उनको बोलता है, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्ज शीट बनती है, कोर्ट के पास फाइल होती है, फिर ट्रायल होते हैं, फाइनल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट इफ केस हैज बीन मेड आउट. अगर एक्चुअली में ये साबित हुआ है कि क्राइम हुआ है तो फिर आपको मतलब उनको अरेस्ट वारंट इशू होता है. Differences between non-cognizable and cognizable. Cognizable, it is the offense in which a police officer can arrest the convict without a warrant. देखो मैं बोल रही हूँ पूरा खेल इसी पे डिपेंड है कि यहाँ पे विदाउट अ वारंट होता है, नॉन बेलेबल होता है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज द ऑफेंस विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द वारंट. यहाँ पे वो वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता. Police can start preliminary investigation without the permission of the court and without registering the FIR. उन्हें लग रहा है आपने मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर की खबर आई कि इस घर में मर्डर हुआ है, वो पुलिस आएगी, उन्हें जो एक्यूज ऑब्वियसली पता चल जाए, अगर पता चलता है किसने मर्डर किया है या उन्हें किसी पे शक होता है वो तुरंत उठा के वहां से ले जाएगी, अरेस्ट कर देगी, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, फिर FIR होगी, वो होता रहेगा. बट पहले उस पर्सन को जेल के अंदर डाल देते हैं विदाउट अ वारंट. The police officer cannot start investigation without the permission of the court. These are heinous crime like murder, rape, dowry, death. Example जरूर लिखना. These crimes are not so serious like forgery, cheating, defamation. ठीक है. The victim can file an FIR or make a complaint to magistrate. इस केस में the victim can only make a complaint to the magistrate. It is defined in section 2 clause C of the criminal procedure code. It is defined under section 2 clause I of criminal procedure code. The police officer is bound to register the FIR even without the permission of the magistrate. ठीक है भाई, अगर FIR बाद में रजिस्टर हो तो उन्हें हमने क्या बोला कि कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है. The police officer is bound to register the FIR and cannot register the FIR without prior permission of the magistrate. कि भाई मैंने अपनी कंप्लेंट मेरे मैजिस्ट्रेट को करी, मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को मतलब ऑर्डर किया कि आप इनकी FIR रजिस्टर करो. It is a non-bailable offense. It is a bailable offense. तो ये मत लिखना कि cognizable, bailable and non-bailable both होता है. हमने बोला नहीं, उसको वो जो लाइन थी उसको काट दो, काट के bailable वाली चीज काट दो, non-bailable रहने दो. तो cognizable non-bailable है, non-cognizable bailable है.
डिफरेंसेस यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। एंड अगर एग्जाम में आप अभी प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस सेशन का, पिछले 6 महीने का भी अगर आप उठा के देखोगे तो डिफरेंस यहीं से ही आपको एक या दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देन कम्स दी कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है? अगर मैं कंप्लेन का लेमैन लैंग्वेज में मतलब बोलूँ तो मतलब क्या हुआ, शिकायत, है ना। जैसे हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं तो कंप्लेंट करते हैं। बट अगर मैं सीआरपीसी की बात करूँ तो मतलब क्या है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। एलिगेशन मीन्स इल्जाम, लिख लो, एलिगेशन के ऊपर इल्जाम। एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। आप मजिस्ट्रेट के पास गए, आपने उनको ओरली किसी पे इल्जाम लगाया, किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करी, तो वो भी मेरी कंप्लेंट हो गई। किसी पे इल्जाम लगाना ओरली, दैट इज अ कंप्लेंट। राइटिंग में आपने लिख के दिया तो वो भी मेरी कंप्लेंट है। with a view to his taking an action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include a police report, section 2 clause D। क्या बोला कि भाई मैं मजिस्ट्रेट के पास गई, मैंने किसी ने मेरा मतलब एक्चुअली में हुआ भी है, किसी ने सपोज मेरा पर्स स्नैच कर लिया, ठीक है। मैं मजिस्ट्रेट के पास गई और उनको मैंने कंप्लेन करी। उनको अगर मैं ओरली बता रही हूँ, किसने बता, मेरी इंटेंशन क्या है कि वो जिस भी पर्सन का नाम मैं ले रही हूँ, मुझे अगर उसकी आइडेंटिटी पता है तो ठीक, आइडेंटिटी नहीं पता है तो ठीक। मेरा इंटेंशन क्या है कि जिस पर्सन ने मेरे साथ ये काम किया है, मेरे पर्स को चोरी किया है, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी इंटेंशन है, ठीक है। ये ओरल हो गया। अगर मैं उसको राइटिंग में लिख के दे रही हूँ, याद रखना कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। कंप्लेंट आप अभी हम पढ़ेंगे भी, एक पेपर में भी अगर आप लिख देते हैं नॉर्मल, ठीक है, जैसे आप मान लो लेटर लिख रहे हो या एक नॉर्मल अगर आपने पेपर में भी लिख दिया तो वैलिड है। कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो मैं अगर एक पेपर में ही लिख के उनको बता रही हूँ कि मैं कहाँ थी, कहाँ से आ रही थी, क्या सिचुएशन अराइज हुई, किस टाइम पे किसने आके मेरा पर्स छीना, तो मैं राइटिंग में उन्हें कंप्लेंट कर रही हूँ। मेरी इंटेंशन क्या है कि मेरे साथ जिसने ये क्राइम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो अ कंप्लेंट। with a view to taking with a view to his taking an action under this code that some person, some known or unknown person, has committed an offence, but it does not include a police report. However, a report made by the police officer in case which discloses after investigation, कोई केस पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये समझ में आता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, शैल डीम टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द रिपोर्ट एज द कंप्लेनेंट। कि भाई क्या हुआ, एक हमने बोला डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में बाद में पुलिस जब उस पर्टिकुलर चीज पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्हें क्या समझ में आया कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो, तो हम उसको मानेंगे कंप्लेंट की तरह, और इस केस में पुलिस जो कंप्लेनेंट मानी जाएगी, ठीक है। Then a complaint in a criminal case is same is what a plaint in a civil case। कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ, क्रिमिनल में मैं कोर्ट के पास, मैं मजिस्ट्रेट के पास जा रही हूँ तो मैं अपनी शिकायत लेके जा रही हूँ, कंप्लेंट रजिस्टर करा रही हूँ। सिविल कोर्ट में अगर कुछ होता है तो जो प्लेंटिफ होता है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो क्या रजिस्टर कराता है, प्लेंट कराता है। मैंने आपको कितना समझाया था, वो क्या रजिस्टर कराता है, प्लेंट रजिस्टर कराता है। अगर मेरे कोर्ट में ये लगता है कि हाँ ये इनके साथ गलत हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर वो सूट बन जाता है। तो a complaint in a criminal case is what a plaint in a civil case। requisites क्या है, आप खुद ही देखना ड्राफ्टिंग की बुक में इन प्रोफेशनल लेवल ये सेम चीज आपकी आएंगी। कंप्लेन पे यही डेफिनेशन आप जो आज पढ़ रहे हो पढ़ते जाओगे जब तक आप सीएस नहीं बनते इन योर ड्राफ्टिंग, ठीक है। सेम चीज है, बट उसमें आपको कंप्लेन लिख के भी, मतलब ड्राफ्टिंग है तो ऑब्वियसली इसको ड्राफ्ट भी करना होगा। एफआईआर की भी सेम बात होगी, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन, सब सेम है, ठीक है।
तो ये क्या बोलता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ओरल और रिटन एलिगेशन। कंप्लेंट क्या होती है, ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, इट मस्ट बी मेड विद द ऑब्जेक्ट या विद द इंटेंशन दैट ही शुड टेक एन एक्शन। तो ये आपके पॉइंट्स एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कंप्लेंट के बारे में आता है तो पहले आप ये लिखोगे पूरा, ठीक है, पूरा एज इट इज आपको याद होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ इसको इतना अच्छे से याद कर लो कि कंप्लेंट आए तो ये नहीं कि एकदम टूट पड़े, नहीं, सोच के लिखो, बट ये पूरा लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ, फिर इसके ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं ये आप एग्जाम में कोट करके आओगे। there is, देखो मैंने बोला था, no particular format of a complaint, a petition addressed to the magistrate containing an allegation that an offence has been committed and ending with the prayer कि भाई प्लीज इस कल्प्रिट को जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको अरेस्ट कर दो, वो भी एक कंप्लेंट है। पुलिस रिपोर्ट इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट, बट हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी ना कि भाई अगर मेरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके बाद समझ में आता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको भी हम कंप्लेंट की तरह ट्रीट करते हैं एंड उसमें पुलिस मेरी कंप्लेनेंट बन जाती है। It makes clear that such report shall deem to be complaint where after investigation it discloses the commission of non-cognizable offence. Police report means a report forwarded by a police officer to magistrate. ठीक है, पुलिस रिपोर्ट क्या हुई, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने बोला चार्जशीट बनी, ठीक है, तो पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई और मेरे मजिस्ट्रेट को सबमिट करी। डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर, कि भाई कब हम कंप्लेंट मानेंगे कब हम एफआईआर मानेंगे। तो कंप्लेंट किसके पास जा रही है, मजिस्ट्रेट के पास जाती है। देखो, इन कंप्लेंट द एलिगेशन इज मेड ओरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट। एफआईआर क्या होती है, कौन रजिस्टर करता है एफआईआर, भले वो ऑर्डर उसको ऐसा करने का मजिस्ट्रेट से आ रहा है, लेकिन एफआईआर कहाँ रजिस्टर होती है, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है। तो एफआईआर इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। A complaint may relate to cognizable और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। हमने बोला कंप्लेंट मेरी कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी लेके हो सकती है, कंप्लेंट तो मेरी किसी भी चीज को लेके हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल को भी हो सकती है। एफआईआर हमने बोला सिर्फ जो एकदम सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही हो सकती है एफआईआर। A magistrate takes cognizance of an offense on a complaint made to him. अच्छा, अब ये cognizance जो word है ना, ये कि इसका मीनिंग क्या है, to take नोट ऑफ, मतलब वो नोटिंग में लेता है अपनी, ठीक है। मैजिस्ट्रेट टेक्स नोट ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट मेड टू हिम। तो कॉग्निजेंस को कॉग्निजेबल मत समझ लेना, कॉग्निजेंस मतलब नोट करना, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट नोट करता है कोई ऑफेंस के बारे में जब उसको कंप्लेंट होती है। अब यहाँ है क्या बोल रहा है, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। एफआईआर में मेरा मैजिस्ट्रेट उसको नहीं लिखता है। Then a complaint generally does not include a report of the police officer. Generally क्यों हमने बोला, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो फिर पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो कंप्लेंट की तरह ट्रीट करी जाती है। तो बोलता है कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। एफआईआर मे बी गिवन बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो कितने हैं ये, चार डिफरेंसेस हैं। पहले आप कंप्लेंट डिफाइन करोगे, ठीक है। अब अगर डिफरेंस आता है और आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस पता हैं तो वहां पे एलिमेंट्स मत लिखने लग जाना, बट डिफाइन जरूर करना कि कंप्लेंट क्या होता है, ठीक है। एफआईआर भी हम पढ़ेंगे, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी वो आगे आएगा। तो आप पहले एफआईआर के बारे में लिखोगे फिर 4 पॉइंट्स मेंशन करोगे। इफ एट ऑल यू डोंट नो, मतलब आपको इतने डिफरेंस नहीं आते हैं कि वो टेबुलर फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो आप उसको पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हो कि एक पैराग्राफ कंप्लेंट का हो गया, दूसरा पैराग्राफ एफआईआर का हो गया, वो भी वैलिड डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। देखो एग्जाम में आया है 4 मार्क्स का। मैं बोल रही हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ आएगा तो वो डिफ्रेंसिएशन आता है या अटमोस्ट आ सकता है तो केस स्टडी आती है, ठीक है। नाउ बेल क्या होती है, बोलता है बेल मतलब रिलीज करना, कि जैसे कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है, मान लो चोरी करी पर्स की, वो पर्सन अरेस्ट हो गया, ठीक है।
अब अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो वो रिक्वेस्ट करता है पुलिस ऑफिसर को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, कि भाई अगर मेरे मतलब पूरा फर्निश करके देगा, श्योरिटी देगा कि कल को आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ इंक्वायरी के लिए आप मुझे अगर आप मुझे जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आऊँगा। तो मतलब क्या हुआ, मुझे बेल पे रिलीज कर दिया जाए, ठीक। तो इट मीन्स रिलीज ऑफ द एक्यूज, जिसने वो गुनाह किया है उसको रिहा करना, from the custody of the officers of law and entrusting him to the private custody of person। मतलब आपके परिवार वाले क्या है, प्राइवेट कस्टडी, ठीक है। तो मतलब पुलिस जो कि ऑफिसर्स ऑफ लॉ हैं, उनकी आप उनके पास से किसके पास आ जाते हो, अपनी पर्सनल मतलब ऑब्वियसली अपने घर वापस आ जाओगे, अपनी प्राइवेट कस्टडी में आ जाते हो, जो आपका एक श्योरिटी की तरह काम करते हैं। मतलब बेल मिलनी है, किसी को रिलीज कराना है, तो कोई इसका गारंटर भी बनना चाहिए कि मैं गारंटी देता हूँ कि इस पर्सन को जब आप बुलाओगे, जिस दिन बुलाओगे, जिस समय बुलाओगे, ये पर्सन वहां पे हाजिर होगा। तो वो जो पर्सन है वो आपकी श्योरिटी की तरह काम करते हैं, वो गारंटी देते हैं टू प्रोड्यूस द एक्यूज टू आंसर द चार्जेस एट स्टिपुलेटेड टाइम और डेट। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? देखो, एंटीसिपेटरी बेल क्या है कि मुझे पता है, एंटिसिपेट हो रहा है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, ठीक है, मैं अरेस्ट हूँ, मतलब मेरे को पुलिस वारंट भेजे, मैं अरेस्ट हूँ, उससे पहले ही मैं कोर्ट के पास चला गया कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाए। लेकिन याद रखना, इस पे केस लॉ भी है, केस लॉ बोल रही हूँ, केस स्टडी भी है कि एंटिसिपेटरी बेल कौन ग्रांट कर सकता है। तो सिर्फ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही ग्रांट कर सकते हैं हमारी एंटिसिपेटरी बेल। मतलब अगर आपको पता है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, पता चल गया, ठीक है, तो आप अरेस्ट होने से पहले ही बेल लाना चाहते हो कि मैं मतलब मुझे अरेस्ट ही ना होना हो मैं पहले उन्हें अपने एंटिसिपेटरी डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा कि कोर्ट ने मुझे रिलीज करने की परमिशन दे दी है, तो आप मुझे अब पकड़ नहीं सकते हो, जेल में अंदर नहीं कर सकते हो। तो वो परमिशन मुझे या तो हाई कोर्ट से लानी होगी या कोर्ट ऑफ सेशन से लानी होगी। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कोर्ट ऑफ सेशन, अब एक याद रखना, नॉलेज की बात है, कोर्ट ऑफ सेशन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होते। बट क्या डिफरेंस है, क्यों हम फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लिखते? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल वाले मैटर्स, सिविल केसेस रिजॉल्व होते हैं, जहाँ पे मैं अपनी राइट्स के, उनकी रेमेडीज के बारे में लड़ रही हूँ, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। वेर इन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सिविल मैटर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही होता है, सेम, ठीक है। लेकिन जब वो सिविल मैटर्स को सुनता है तो वो बन जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब वो क्रिमिनल मैटर्स को सुनता है वो बन जाता है कोर्ट ऑफ सेशन। जज भी वही रहता है, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल का जज अलग है, सिविल का जज अलग है, हमने बोला नहीं। तभी आप जजेस के नाम के आगे देखोगे जर्नली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा है, मतलब क्या वो दोनों केसेस सुनने के लिए केपेबल है, उनके पास राइट है, अथॉरिटी है, नॉलेज है। बट हम क्योंकि सिविल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, क्रिमिनल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा गया है। तो एंटीसिपेटरी बेल, आपको बेल सिविल केस में मिलती है, हमने बोला नहीं क्रिमिनल में मिलती है। तो हाई कोर्ट ही रहता है दोनों केसेस में, लेकिन मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हाई कोर्ट की बजाय उसको, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। तो मुझे एंटीसिपेटरी बेल अगर पहले से ही लेके आनी, क्योंकि मुझे एंटीसिपेशन हो गया कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, तो मैं हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन पे जाके इस बेल के लिए मतलब ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। टू देखो, टू अ पर्सन हु एपरेंट्स अरेस्ट फॉर हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसको पता है मैंने कोई एक ऐसा क्राइम किया जो नॉन बेलेबल है, तो मुझे अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मुझे पुलिस के पास से तो बेल नहीं मिलने वाली, ठीक है। बेल कौन दे सकता है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट, वो भी जब मेरे उनको लगेगा वैलिड रीजंस होंगे। बट अगर मुझे इससे पहले ही बेल चाहिए क्योंकि मैंने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो मैं हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन पे जा सकती हूँ। देखो, बट हैज नॉट येट बीन अरेस्टेड, अभी तक मैं अरेस्ट नहीं हुई हूँ, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने क्राइम किया तो मैं अरेस्ट हो सकती हूँ। An opportunity of hearing must be given to the opposite party before granting anticipatory bail, कि क्यों इनको बेल दे दी जाए, ठीक है, उस पे भी आप मतलब ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलता है।
तो ये हुआ बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल, इस पे भी डिफरेंस आते हैं। अब अगर इस पे डिफरेंस आया तो ऑब्वियसली ये 2 पॉइंट्स तो आपको कोट करने ही करने हैं। तो अब उस केस में आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। देन कम्स इंक्वायरी। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड फिर हम पढ़ेंगे ट्रायल के बारे में। तो इंक्वायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल क्या होता है, पहले हम उसको लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं, फिर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देखो, अगर हम एक सिचुएशन को एनालिसिस करें जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हमने बोला रेप की बात करते हैं, ठीक है। अब एक रेप केस के अंदर 4 पर्सन थे, ठीक है, 4 लड़के इन्वॉल्व थे, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मुझे देखो, अब मैं कैसे याद करती हूँ, कॉग्निजेबल क्या होगा, नॉन लग जाएगा, नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो उन्होंने रेप का केस इनके अगेंस्ट आया है, पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, ठीक है। अब वो इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं, लड़की की फैमिली से पूछ रहे हैं, जहाँ रेप हुआ वहां पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, वो सबूत, वो गवाह ढूंढ रहे हैं, वो केस को समझ रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो पहली स्टेज क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मार्क माय वर्ड्स, लिखते जाओ, अगर इफ यू आर मेकिंग रनिंग नोट्स इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करती है, ना कि मजिस्ट्रेट करता है। और हमने इन्वेस्टिगेशन समझ लिया, एविडेंसेस को इकट्ठा करना, सबूतों को इकट्ठा करना, बैकग्राउंड में जाना, क्या सिचुएशन अराइज हुई, क्या ये एक दूसरे को जानते थे, क्या कोई दुश्मनी थी इनमें या फैमिलीज में, किस बात को लेके यहाँ, मतलब जो भी था सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। और हमने बोला ये फर्स्ट स्टेज होती है, पुलिस करती है, फाइन। इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है इंक्वायरी, फिर आता है ट्रायल। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो, इट इज नॉट नेसेसरी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी आए। इट मे हैपन, इट कुड हैपन कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सीधा ट्रायल आ जाए, ठीक है। वो कैसे, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दी, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को दी, तो मैजिस्ट्रेट ने देखा कि भाई 4 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और चारों की एज वगैरह सब लिखी है। तो हो सकता है उन्हें कोई डाउट अराइज हो कि भाई इनकी एज क्या क्या है, ठीक है, उनको एज लिखी हुई है लेकिन उन्हें किसी तरीके का डाउट अराइज हुआ। अब अगर उन्हें डाउट अराइज हुआ है कि भाई एक पर्सन की शक्ल, उनकी बिल्ट अप देख के लग नहीं रहा कि ये मतलब ये मेजर है, ठीक है, पर उसकी एज लिखी हुई है 22 साल। माइनर की एज क्या होती है, बिलो 18, ठीक है। तो उन्हें लग रहा है कि ये कहीं माइनर तो नहीं है, तो इस पे उन्होंने बोला इंक्वायरी करी जाए, ठीक है, इंक्वायरी करी जाए। मतलब अगर मेरे मैजिस्ट्रेट को कुछ डाउट होता है ऑन द इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, उस पे जो भी रिपोर्ट बन के आई है मेरे पुलिस ऑफिसर की, उस पे अगर कहीं भी किसी तरीके का डाउट अराइज होता है और वो फर्दर चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं कि इसकी एज में हमें डाउट है, आप इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखो, आधार निकालो, अगर राशन कार्ड है वो निकालो, राशन कार्ड पे तो आई डोंट नो कितना वैलिड होगा, बट वोटर आईडी निकालो, मतलब सारी चीज़ों पे इंक्वायरी हो रखी जाएगी। फिर जाके ट्रायल होगा। ट्रायल पे बेसिकली क्या है कि आपके जो पॉइंट्स बने हैं आपके अगेंस्ट, उस पे हेयरिंग्स कंडक्ट होंगी, मेरे कोर्ट का जजमेंट आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर मेरे कोर्ट को मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे कुछ डाउट नहीं है, उन्हें वो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, उन्हें कुछ और नहीं पूछना है या उनके मन में कोई डाउट नहीं अराइज होता है, कुछ नहीं है, तो सीधा मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल भी हो सकता है। एम आई वेरी क्लियर? इफ नॉट, मुझसे पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, फिर होती है इंक्वायरी इफ इट ऑल इट्स देयर, इफ इट ऑल इट्स नीडेड बेसिकली, एंड देन कम्स द ट्रायल। तो ये 3 सीक्वेंस में फॉलो होते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी एक मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है, ठीक। इट मीन्स, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी को ट्रायल के साथ हम कंफ्यूज नहीं करते हैं, ना ही ये जो वर्ड्स हैं वो आप एज अ सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों की अलग इंपॉर्टेंस है। तो हमने बोला इंक्वायरी ट्रायल नहीं होती है,
इट इज कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। क्या मैंने बोला, इंक्वायरी करने को कौन बोल सकता है, कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट बोल सकता है। It has the following three features. The inquiry is different from trial in criminal matters. Inquiry is wider than trial. Wider क्यों? कि भाई देखो, ट्रायल तो तब हो रहा है कि जब हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स, सारे एविडेंसेस मौजूद हैं और उस पर बात हो रही है। लेकिन जब मैं इंक्वायरी करने को कोई बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो एक वाइडर स्कोप है। जो मेरी पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है, जो भी मेरे पास एविडेंसेस आए हैं, मुझे जिस जिस पॉइंट पे डाउट होगा मैं उस पर इंक्वायरी कंडक्ट कराऊंगी। इंक्वायरी फिर कैसा भी रूप ले सकती है कि वो कितने टाइम तक चल रही है, ठीक है। तो मतलब हमने बोला इंक्वायरी मेरा एक वाइडर प्रोसेस है। ट्रायल में सब चीज आ गई है, जो हमें डाउट थे मेरे जज, मेरे मैजिस्ट्रेट को, उन्होंने वो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करके उस पर भी इंक्वायरी बिठा ली है। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो मेरे पास भाई ये इन पे आरोप लगे थे, इनके अगेंस्ट ये एविडेंस आए हैं, डाउट्स भी हमने अपने क्लैरिफाई कर लिए, फिर उस पे अपना जज डिसीजन देता है। तो हमने बोला वो नैरो है कंपेयर टू द इंक्वायरी। इट स्टॉप्स व्हेन द ट्रायल बिगिंस। क्यों? इंक्वायरी होगी, मेरे पूरा एनालिसिस सही तरीके से सब कुछ हो गया, फिर मेरा ट्रायल चलता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही मेरा ट्रायल डिपेंड करता है। तो जब मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, इंक्वायरी अगर होनी है हुई, जब इंक्वायरी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब जाके मेरा ट्रायल बिगिन होगा। आप कुछ केसेस में सुनते हो कि इंक्वायरी ही चलती जा रही है, बिकॉज उन्हें जो भी सबूत या उन्हें लगता है नहीं और एविडेंसेस मिल सकते हैं और सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने एविडेंसेस हटा दिए हैं, तो उस पर इंक्वायरी चलती जा रही है, पूछताछ चलती जा रही है। जब वो खत्म होगी तब जाके आप कोर्ट में आपके ट्रायल स्टार्ट होंगे। देन कम्स इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बोलता है इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by police officer or by any person अदर देन दी मैजिस्ट्रेट। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या कोई और पर्सन करेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा। हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। The three terms investigation, inquiry and trial denote three different stages of the criminal case. The first stage is reached when the police officer either on his own, हमने बोला either of his own में cognizable हो गया, और अंडर द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, हमारा नॉन कॉग्निजेबल इन्वेस्टिगेट्स इनटू अ केस। If he finds that no offense has been committed, he submits his report to magistrate who drops the proceeding. But if he is of the different opinion, मतलब उनको लगा है हाँ क्राइम हुआ है, he sends that case to magistrate and then becomes the second stage, trial और inquiry। हमने बोला दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, ट्रायल और इंक्वायरी, कि भाई अगर इंक्वायरी नहीं करानी है तो ट्रायल चल जाएगा, बट दोनों एक ही लेवल पे आ रहे हैं। The magistrate may deal with the case himself and either convict the accused or discharge और एक्विट हिम। ठीक है, मतलब क्या, एक्विट मतलब बाइज्जत बरी कर सकता है, कन्विक्ट मतलब सजा सुना सकता है या डिस्चार्ज कर देगा। In serious offences, the trial is before the session court, which may either discharge, convict or the acquit the accused। भाई मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है ना कोर्ट्स के, भाई इतने इतने आप ये केसेस इतने अमाउंट तक के, अगर मैं अमाउंट की भी बात करूं तो आप सुन सकते हो, ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो वो अगर केस है तो वहां पे वही इस पे फैसला सुना सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर वो आगे रेफर कर सकते हैं किसको, सेशन कोर्ट को, जिसको हम क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल केस में मत लिखना, कोर्ट ऑफ सेशन ही बोला जाता है। An investigation is made by police officer or by any authorized person, difference आएगा एग्जाम में। Inquiry is made by magistrate or court. The object of investigation is to collect evidences for the prosecution. The object of inquiry is to determine true or falsity of certain facts with the view of taking further action. जो आप evidence collect करके आए हो, मुझे उसके सही या गलत होने पे शक है, तो उसके लिए मैं inquiry conduct कराती हूँ। Investigation is an attempt to uncover the unknown facts। ठीक है, inquiry begins with interrogation rather than by inspection। Interrogation मतलब कि आपसे पूछताछ होगी, ठीक है, इंक्वायरी ये होती है, इंस्पेक्शन से अलग होती है। इंस्पेक्शन तो जैसे हमने बोला एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, एक चीज में छापे पड़ रहे हैं, वो इंस्पेक्शन हो गया। इंट्रोगेशन मीन्स आपसे पूछताछ होगी। देन इन्वेस्टिगेशन इज
not a judicial proceeding and it may be judicial, may not be judicial. Judicial यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि कौन करता है, पुलिस करती है, एंड पुलिस हमारा कैसा रोल प्ले करती है, नॉन जुडिशियल रोल प्ले करती है, एंड ये हमारा मजिस्ट्रेट करते हैं या उन मजिस्ट्रेट करते हैं, तो फिर ये कौन हुआ, मेरा जुडिशियल प्रोसेस हुआ। ये डिफरेंसेस याद होने चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीडर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शॉर्ट में समझो, प्लीडर क्या हुआ, मैंने प्राइवेटली, मैं मतलब मेरा केस चल रहा है, आपका केस चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, प्राइवेटली एक लॉयर को हायर कर रहे हो जो मेरे बिहाफ में मुझे रिप्रेजेंट करेगा, मेरे बिहाफ में कोर्ट के आगे प्लीड करेगा, मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो प्लीडर हो गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई एडवोकेट अपॉइंट हुआ है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाता है। विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, इट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू पार्टिसिपेट इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। पर्सनल एडवोकेट जो होते हैं ना, जो हम अपने केस को लड़ने के लिए हायर करते हैं, वो मेरे प्लीडर्स हैं। Public prosecutor means any person appointed under Section 24 and includes any person acting under the directions of the public prosecutor. कि गवर्नमेंट के थ्रू मैं अगर अपॉइंट कर रही हूँ, दैट इज माय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखो, एक्सप्लेन द टर्म इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। Investigation, on the other hand, implies all proceeding under the code for the collection of evidences collected by police officer or by any person other than the magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. पढ़ा था। It is helpful in reaching to main facts of the case. After investigation, the officer conducting it is required to submit a report of his finding to the magistrate who ordered the investigation, जिसने investigation order करी थी। Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under the code by the magistrate or court. It can be said to be in a query of a court conducts to decide whether or not a matter is fit for further proceeding. मतलब ये कोर्ट पे, मेरे मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, फर्दर प्रोसीडिंग्स लेके जाना चाहते हैं, नहीं लेके जाना चाहते हैं। ट्रायल मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन अ court of session or high court. Such a process involves examining the witness on oath. They can result in accused being discharged, acquitted or convicted. Acquitted मतलब बाइज्जत बरी कर देना, convicted मतलब उसको कोई ना कोई सजा हुई है। Then comes summon and warrant cases. Summon and warrant cases मतलब पहले warrant cases पढ़ते हैं। Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। मतलब कोई ऐसा गुना जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है, वो मेरा वारंट केस है। समन इसका उल्टा हो गया, जिसमें सजा 2 साल से कम है, वो मेरा समन केसेस है। मीन्स a case relating to an offence not being a warrant case. And warrant case क्या है, कोई ऐसा offence जो punishable with death है, imprisonment for life है, या imprisonment for a term exceeding 2 years. Life तो obviously आपकी जितने साल जिंदा रहोगे, जेल में जिंदा रहोगे। डेथ है तो सजा में आपको मौत मिलती है, उसी समय मार दिया जाएगा, मतलब जो भी दिन डिसाइड होगा। और फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या बोला, अगर हमने इम्प्रिजनमेंट सिर्फ बोली है तो एक्सीडिंग 2 years वाली मेरे वारंट केस में आती है। 2 साल से कम की सजा वो मेरे समन केसेस में आती है। अब देखो, समन केसेस एंड वारंट केसेस, आप यही चीज है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भाई इस पे भी डिफरेंस आ सकता है, तो आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ कम्स क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। अब ये जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक जो डेफिनेशन का पार्ट था आपको बहुत क्लियर है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करो एंड डिफरेंसेस को प्रैक्टिस करो विद डेफिनेशन, विद वन एग्जाम्पल इफ इट ऑल इट इज सूटेबल फॉर यू। आप लिख पा रहे हो तो लिखो, एग्जाम्पल मैंडेटरी नहीं है बट डेफिनेशन मैंडेटरी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इटसेल्फ। टिल देन स्टडी वेरी हार्ड एंड टेक लॉट्स ऑफ केयर।